तो आज चलते हैं, आखिर भारत में जो बेरोज़गारी है और बेरोज़गारी के साथ साथ जो महंगाई है वो भारत के लोगों को समझ में क्यों नहीं आती है। ऐसा क्या है जिसके वजह से लोगों को समझ में नहीं आता और पता नहीं चलता कि बेरोज़गारी है या नहीं है। भारत में दरअसल जो हिंदुज़म, जो धर्म, आज भले ही न कहा जाए लेकिन इसका तात्पर्य यही है कि भारत में हिंदुज़म को न चाहते हुए न कहते हुए भी राजधर्म घोषित किया जा चुका है। तो हिंदुज़म एक्चुअल में है क्या, इसको समझने के लिए हम थोड़ा फासीवाद की तरफ चलते हैं। अब फासीवाद में बताया जाता है कि एक तरफ एक लकड़ी का बंडल है और दूसरी तरफ कुल्हाड़ी है, और दोनों का ही संबंध है, उसी को फासीवाद कहा जाता है। तो ये संबंध किस तरह से होना चाहिए? अगर लकड़ी है तो लकड़ी है या लकड़ियों का बंडल है, सपोज 10 लकड़ियाँ होगी या 20 लकड़ियाँ होगी, लेकिन लोहा जो होता है, कुल्हाड़ी जो होती है, वो एक धारदार हथियार होता है और एक सॉलिड हथियार होता है। अगर उससे लकड़ियों के बंडल को मारा जाए तो वो कटना चालू हो जाती है। ठीक इसी प्रकार भारत में भी हिंदुज़म या फिर धर्म कहिए, हिंदू धर्म, जिसके आश्रय धीरे धीरे देश को अंधा बना दिया गया है और ये भारत की जनता को कभी भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक उसी तरह अब इसमें यदि लकड़ियों को कुल्हाड़ी पे मारा जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत में जितनी भी शासन, सत्ता और पद्धति है वो पूरी की पूरी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हर जगह इसी तरह से काम करता है, इसी तरह से, अर्थात हिंदुज़म तरीके से। क्योंकि भारत में इसके बहुत सारे संगठन हैं। भारत में आज का जो मीडिया है वो भी पूरी तरह से उसी का गुणगान करता है और इसलिए फासीवाद या भारत का हिंदुज़म लगभग एक दूसरे के पूरक है। बल्कि ये कहा जा सकता है कि भारत का जो हिंदुज़म है वो भारत का हिंदुज़म फासीवाद से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो कभी भी आपको दिखाई नहीं देगा, आपको कभी समझ में भी नहीं आएगा। और इसलिए भारत की सरकारों ने इसका पूरी तरह से फ़ायदा उठाया है और इसको लेकर के इस देश की जनता पर पूरी तरह से थोप दिया है। हम देखते हैं कभी तिरंगा झंडा की बात होती है, हम देखते हैं कि कभी इस देश की गंगा अभियान की, इस देश की नदी की बात होती है, इस देश के टॉयलेट की बात होती है, इस देश के सफाई अभियान की बात होती है। तो ये जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से भारत की सरकारों ने, चाहे वो किसी भी राज्य की सरकार हो, सही तरीके से बेरोजगारी, महंगाई, इस पर चर्चा विस्तृत रूप से नहीं की है। तो ये फासीवाद है और यही वजह है जिसकी वजह से न इसमें तर्कवाद होता है। अब थोड़ा फासीवाद की ही बात कर लेते हैं कि इसमें तर्कवाद का कोई सवाल ही नहीं उठता है। क्या किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है, ये आपको नहीं बताया जाएगा। माना जाएगा कि जो कुछ भी ठीक करेगा वो भगवान ठीक कर देगा। और ऐसा करते करते जब लोगों पर सारे तरह से विचार हावी हो जाएंगे धर्म के, तो विपक्ष किसी भी तरह से काम नहीं कर पाएगा और इस प्रकार से विपक्ष फेल होकर के वो पूरी तरह से फासीवाद की तरफ घुस जाएगा। अर्थात शिक्षा पद्धति होगी तो वो फासीवाद की तरह होगी,
और इसमें गैर जो धार्मिक लोग हैं, जैसा भारत में मुसलमान है, भारत में कुछ बौद्धिस्ट लोग हैं, और भी भारत में सिख, ईसाई, जैन, बहुत सारे धर्मों के लोग हैं, उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। तो फांसीवाद से भी ज़्यादा खतरनाक भारत का हिंदुज़्म है, क्योंकि फांसीवाद का जो जन्मदाता है वो मुसोलिनी था, और मुसोलिनी 1922 से 1943 तक भारत का प्रधानमंत्री भी रह चुका है। तो भारत में जो भारत का लोकतंत्र है वो किसी भी तरह से फेल हो सकता है, किसी भी तरह से फेल हो सकता है, क्योंकि संवैधानिक संस्थानों पर उसमें बैठे जो उनके जो पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं, उन पदों पर जो बैठे हुए हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक, उनके परिवारों को या उन्हें डराया धमकाया जाए या उनके परिवारों पर आँच लाई जाए तो वो खुद ब खुद पिघल करके डाउन हो जाएंगे। और इस प्रकार से भारत के संविधान या उनके संवैधानिक संस्थाओं को आराम से क्षति पहुंचाई जा सकती है, जो वर्तमान में हो रहा है। आज तमाम तरह के भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, जैसे पद छोड़ते हैं उस वक्त वो अपनी दुख भरी व्यथा बताते हैं। तो मुसोलिनी के वक्त भी यही किया गया था। उन शिक्षकों को जो गैर शिक्षा देते थे, जो फांसीवाद से रिलेटेड नहीं थी, उनको नौकरी से निकाला जाता था। और उस वक्त जो कट्टर धर्म था वहाँ का, कैथोलिक, उसको राजधर्म घोषित कर दिया गया था। जैसा कि आज भारत में चाहते हुए और न चाहते हुए भी भारत में हिंदू धर्म को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। अब देखेंगे कोई भी चर्चा तो आपको भारत की सरकार की तरफ से, विशेषकर नरेंद्र मोदी ने कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, जबकि भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते उन्हें सामने आना चाहिए, उन्हें ये बात बतानी चाहिए कि देश में क्या चल रहा है। लेकिन वो इसमें मस्त है, इस बात में मस्त है, इस बात में मशगूल है कि बीजेपी की शाखाएं हर जिले में, हर गांव में किस तरह से पहुंचना चाहिए और आरएसएस को किस तरह से फ़ायदा होना चाहिए, उसी की चिंता है। अब उनके पूरे कार्यकाल में देखिए 8 साल में, तो ये जो धर्म है वो मनुष्य को अंधा बनाता है, और जब मनुष्य धर्म में अंधा हो जाता है, वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे वो इंजीनियर हो, वो वकील हो, वो डॉक्टर हो, वो किसी काम का नहीं रहता है। और इसलिए आज इस देश के लोगों को जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, वो समझ में नहीं आती। क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है, वो 125 करोड़ की बात की है, और कभी कभी तो वो सीधा तौर, साफ तौर पर कहते हैं कि 4 करोड़ लोग। तो तात्पर्य यही है कि भारत के जो मुट्ठी भर लोग हैं इस देश के उच्च वर्णीय, उनको ही इस देश में आगे बढ़ाना है, ये उनका उद्देश्य नज़र आता है। और है, नज़र आता ही नहीं है बल्कि है। तो इसमें जो देश का आर्थिक ढांचा है, वो पूरा जो खर्चा है वो धार्मिक अनुष्ठानों में और अपने संस्थानों को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिससे पूरी तरह से देश के गरीब, किसान, जवान, इन पर ध्यान नहीं दिया जाता। और जो कि मुसोलिनी और हिटलर के ज़माने में भी ये देखने को मिलता है। और आज भारत में महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है जिसका इस देश के लोगों को पता नहीं चल पाता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है उनका हिंदू होना। और हिंदुज़म एक ऐसी थ्योरी है, अगर हम हिटलर को देखते हैं तो हिटलर दूसरे धर्मों के लोगों का बहुत ज़्यादा तिरस्कार करता था और उनको, लाखों लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया था। ठीक इसी प्रकार आज भारत में, भारत का संविधान होते हुए भी यदि कोई इंसान, कोई व्यक्ति यदि जनता के मुद्दे उठाने की कोशिश करे तो उन्हें डराना, धमकाना, उनको जेलों में डालना, ये इस बात का प्रमाण है कि भारत में भी अब वो शुरू हो चुका है। और भविष्य का जो भारत है वो भारत के लोकतंत्र से नहीं बल्कि एक प्रकार से हिटलर शाही
और फांसीवादी और नाजीवादी तरीके से चलाया जाएगा। लेकिन भारत के लोगों को ये कभी भी समझ में नहीं आएगा, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, या फिर इस देश की तमाम संवैधानिक संस्थाएं हो, वो बिल्कुल ठीक तरह से काम नहीं कर पाएगी। क्योंकि भारत का हिंदुज़म भी यही कहता है, उसकी भी थ्योरी यही कहती है, जिसका हम देखते हैं 1919 में ये नाजीवाद का उदय किया गया था, मतलब नाजी तंत्र का उद्घोष किया गया था, जो पूरी तरह से पूंजीवाद पर डिपेंड था। आज भारत में भी यही हो रहा है। किसानों की बात नहीं हो पाती है, इस देश के जवानों की बात नहीं हो पाती है, इस देश के बेरोजगारों की बात नहीं हो पाती है, इस देश में महिलाओं की बात नहीं हो पाती है। तो ठीक वहाँ पर भी जब हिटलर ने शासन किया था तो वो केवल मुट्ठी भर लोगों के लिए था। और ये फांसीवाद हो, नाजीवाद हो, या फिर हिंदुज़म हो, या मतलब जिसे उग्र राष्ट्रवाद के तौर पर देखा जाता है, एक भीड़तंत्र खड़ा किया गया है। मतलब ये वही है, यदि कोई इंसान इस देश के लोगों के लिए अगर सवाल उठाएगा तो उसके सामने भीड़तंत्र खड़ा हो जाएगा, जिसमें आरएसएस जैसे संगठन और उसके तमाम हिंदू संगठन खड़े हो जाएंगे। और हाल ही में हमने उसका बहुत अच्छा उदाहरण नुपुर शर्मा का देखा है। तो ये वही है, फांसीवाद, नाजीवाद, ये दोनों भी वही है, चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में इस देश की संपत्ति को दे देना, इस देश की तमाम संवैधानिक संस्थाएं उनके हिसाब से चलाना, जैसा सरकारें चाहती है दबाव देकर चलाना। और ये भारत के लिए बड़ा आसान है, क्योंकि ये विचारधारा ही ऐसी है कि उन लोगों से नफरत दिखाया जाता है और खुद को बहुत बड़ा दिखाया जाता है। इसमें फांसीवाद हो, नाजीवाद हो, या फिर भारत का ब्राह्मणवाद या हिंदुइज़्म, ये एक ही चीज़ है। ये थोड़ा नाम बदल करके पेश किया जाता है, लेकिन ये भारत में अगर है तो भारत का मूलतः ये ब्राह्मणवाद ही है, जो शांति का विरोधी है और साम्राज्यवाद को चाहता है। और इसका जो लोकतंत्र है, चाहे नाजीवाद हो या फिर फांसीवाद हो या फिर भारत का ब्राह्मणवाद हो, ये सभी भी लोकतंत्र के विरोधी है, जो किसी भी तरह से। तो नाजीवाद, एडोल्फ हिटलर इसका संस्थापक कहना चाहिए, संस्थापक था। और फांसीवाद है जिसका मुसोलिनी था। तो कहने का अर्थ ये है, इसको समझने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है कि तरबूज और तलवार को लीजिए तो वो नाजुक होता है। तलवार पर तरबूज को रखा जाए या तरबूज को तलवार पर, लेकिन कटेगा तो तरबूज ही। इसी प्रकार से भारत की जनता है, जिसे कभी भी समझ में नहीं आना है कि इस देश का शासन किसके लिए होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। तो यही भारत का ब्राह्मणवाद है। और भारत का उच्चवर्णीय सोचता है कि वो एक तलवार है और इस देश की जो जनता है वो तरबूज की तरह है, चाहे जिधर भी जिस दिशा में मोड़ दो वो मुड़ जाती है। और इसीलिए वो आसानी से इस पर हावी हो सकते हैं। तो मैं संजय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।